गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में आपका स्वागत है और आज के हमारे जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम ट्रांसमिशन लाइन में आपके जनरलाइज्ड कांस्टेंट का क्या महत्व है, क्या रोल है, इसके बारे में देखेंगे। तो इससे पहले हम एक छोटा सा ब्रीफ करेंगे अपने ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। किसी भी पावर सिस्टम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो ट्रांसमिशन लाइन होता है, जिसके माध्यम से ही हम अपने जनरेटेड पावर या एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हम ट्रांसफ़र कर पाते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन किसी भी पावर सिस्टम के जो 4 भाग हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन, उसमें सेकेंड फॉर्म में आता है। और ट्रांसमिशन जो है वो ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से की जाती है। तो जो ट्रांसमिशन लाइन है उसे उसके डिस्टेंस के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कहलाता है आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, जिसकी डिस्टेंस कुछ किलोमीटर तक ही होती है, लगभग 20-30 किलोमीटर के आसपास। सेकंड होता है आपका मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन शॉर्ट से ज़्यादा और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन से कम होता है। इसकी दूरी 180 या अबव होती है। और थर्ड होता है आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, जो 100 से 150 किलोमीटर के बाद का स्टार्ट माना जाता है। तो ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, आपने प्रीवियस क्लास में जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका सब्जेक्ट था उसमें आपने पढ़ा होगा। आपका एक यूनिट ही होगा ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, जिसमें 3 प्रकार के ट्रांसमिशन लाइन होते हैं: शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो आज हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो है किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में ABCD कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे जो हम जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, जो हमने ट्रांसमिशन पैरामीटर, अपने जो एक कांस्टेंट ABCD देखा, तो किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में ABCD कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, किस प्रकार से वो उनका कांस्टेंट मान निकाला जाता है। तो आज जो हमारा लेक्चर है उसमें हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को कंसीडर कर रहे हैं। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हम ABCD कांस्टेंट को देखेंगे। तो यहाँ पे जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है उसमें जो ABCD कांस्टेंट हम देख रहे हैं, तो हमारा जो ट्रांसमिशन का नेटवर्क है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग कहलाता है हमारा नॉमिनल T नेटवर्क और दूसरा भाग जो कहलाता है वो होता है नॉमिनल पाई नेटवर्क। तो यहाँ पे जो नॉमिनल T नेटवर्क और नॉमिनल पाई नेटवर्क जो है वो सर्किट के स्ट्रक्चर के हिसाब से डिफाइन किया गया है। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, फर्स्ट नॉमिनल T नेटवर्क। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका सर्किट है वो किस प्रकार से दिख रहा है। अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट्स है कैपिटल T के हिसाब से दिख रहा है, जिसके हेड और जो मतलब जो आपका पर क्षैतिज जिसको बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर मतलब हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर। तो हॉरिजॉन्टल में आप देखेंगे कि आपको रेजिस्टेंस और इंडक्टर लगा हुआ है। तो यहाँ जो सीरीज फॉर्म है या जो हेड है T का, वहाँ पर रेजिस्टेंस और इंडक्टर लगे हुए हैं, और इसके जो शंट फॉर्म में है वहाँ पर कैपेसिटर लगा है। तो यहाँ पर आप नॉमिनल T नेटवर्क में देखेंगे कि हमने जो या मैंने आपको बताया था कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में जो रेजिस्टेंस और इंडक्टर होते हैं वो हमेशा सीरीज में होते हैं, और जो कैपेसिटर और कंडक्टेंस होते हैं वो हमेशा शंट में जुड़े होते हैं। तो यहाँ भी वही है कि सीरीज में आपका रेजिस्टेंस और इंडक्टर लगा है और शंट में कैपेसिटर है। तो आप ये देखेंगे कि जो सीरीज में रेजिस्टेंस और इंडक्टर था उसको हमने इक्वली 2 भागों में बांट दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो रेजिस्टेंस था उसको 2 भागों में बांटा। तो एक सेक्शन में R/2 और दूसरे सेक्शन में R/2 है। इसी प्रकार इंडक्टर को हमने बांटा
तो एक सेक्शन में x/2 और दूसरे सेक्शन में x/2 है। तो इस प्रकार से हमें जो हमारा कंबाइंड इम्पीडेंस था वो भी दो भागों में बढ़ गया। एक हो गया Z/2 एक सेक्शन में, मतलब से आपके सेंडिंग एंड साइड में, और दूसरा हो गया Z/2 आपके रिसीविंग एंड साइड में। तो यहाँ पर जो जनरल नेटवर्क कांस्टेंट का जो एक सर्किट होता है, जो जिसमें सेंडिंग एंड और सेंडिंग एंड करंट, रिसीविंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड करंट है, तो उस प्रकार से हमने यहाँ पर नॉमिनल टी नेटवर्क को ड्रॉ कर दिया है। ठीक, तो हमारे सेंडिंग एंड साइड एक सेंडिंग वोल्टेज Vs दिख रहा है और सेंडिंग एंड करंट Is दिख रहा। सीरीज में हाफ रेजिस्टेंस और हाफ इंडक्टर है, तो उनका कंबाइन जो इम्पीडेंस होगा वो भी हाफ होगा Z/2। यहाँ पर जो कैपेसिटर है वो दोनों पक्ष के लिए कॉमन हो रहा है। उसी प्रकार से रिसीविंग एंड साइड में वोल्टेज VR है, रिसीविंग एंड करंट IR है, और रिसीविंग एंड साइड का जो इम्पीडेंस है वो भी क्या है आपका हाफ है Z/2। तो यहाँ पर आप फिगर को देखेंगे तो कंबाइन जो इम्पीडेंस है Z इज टू क्या है R प्लस JX। शंट एडमिटेंस जो होगा Y इज टू JB इज टू B का मान क्या है, यहाँ पर कैपेसिटर लगा है तो J1/XC रिएक्टेंस का कैपेसिटर रिएक्टेंस है, इसलिए हमने इसको XC के द्वारा शो किया है। तो जो रिएक्टेंस होता है वो हमें पता है कि रिएक्टेंस इज टू होता है ओमेगा C। तो यहाँ पर कैपेसिटर रिएक्टेंस की जगह हम क्या रख रहे हैं, J/1/ωC। तो जो आपका एडमिटेंस है Y इज टू क्या हो जाएगा JωC। ठीक, यहाँ पे XC का जो मान होता है वो 1/ωC होता है। तो J/1/ω, तो नीचे से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर ऊपर आ गया, तो आपका जो एडमिटेंस है Y इज टू क्या हो गया JωC। ठीक, इसी प्रकार लाइन के जो मिडिल पॉइंट पर यदि हम वोल्टेज कैलकुलेशन करते हैं, मतलब कहाँ पर, जहाँ से आपका शंट करंट IC निकल रहा है, यदि हम उस पॉइंट को कंसीडर करें, उस पॉइंट पर नोड माने, तो आने वाली धारा इज टू जाने वाली धारा होता है, आपको किरचॉफ लॉ से पता है। तो यदि मैं उस पॉइंट पर एक वोल्टेज VC कंसीडर करूं, तो उस पॉइंट पर आने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं, IS है, और जाने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं, IC और IR है। तो VC इज टू क्या हो जाएगा आपका, या उस पॉइंट पे IS इज टू क्या हो रहा है हमारा IC प्लस IR हो रहा है। तो IC का मान क्या होगा आपका, बताइए, वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस होता है करंट का मान, यदि आप उस फॉर्म में बोलते हैं। और यदि बिंदु पर आप C कंसीडर करते हैं, जैसे कैपेसिटर के अक्रॉस आपने वोल्टेज को माना है VC क्या है आपका वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक, तो यदि हम ये रिसीविंग इन साइड में लूप कंसीडर करते हैं और लूप किरचॉफ लॉ लगाते हैं, तो VC क्या हो रहा है, माइनस से प्लस जा रहा है, तो VC फिर माइनस इम्पीडेंस है तो IR इंटू Z/2 लिखा, और यहाँ पर VR प्लस से माइनस जा रहा है तो माइनस इज इक्वल्स टू 0। मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है VC इज इक्वल्स टू VR प्लस IR Z/2। मैंने ये रिसीविंग एंड साइड के लूप को कंसीडर किया और इस पर मैंने किरचॉफ लॉ लगाया। तो रिसीविंग एंड साइड के लूप को कंसीडर करने पर आपको क्या दिखेगा, ये इक्वेशन प्राप्त होगा, VC इज इक्वल्स टू VR प्लस IR Z/2। और जो कैपेसिटर में करंट आ रहा है IC, उसका मान होगा IC इज इक्वल्स टू VC इंटू एडमिटेंस। एडमिटेंस को हमने किससे माना है, Y से माना है, और Y का मान क्या है आपका Z/ωC। क्लियर है। तो हम यहाँ पे जो कैपेसिटर में करंट जा रहा है IC, वो क्या हो जाएगा VC इंटू, जैसे आपको ओम्स लॉ से पता है कि करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो इम्पीडेंस के फॉर्म में बदल जाता है। तो
करंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस, 1 बाई इम्पीडेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, एडमिटेंस, जिसको हम y से शो करते हैं। इस कारण IC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VC इंटू एडमिटेंस। ठीक, यहाँ पर हम इक्वेशन 1 से VC का मान पुट करेंगे, तो VC का मान क्या है आपका, VR प्लस IRZ बाई 2। तो हम वहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इन ब्रैकेट VR प्लस IRZ बाई 2 इंटू एडमिटेंस। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 कहलाएगा, सेकंड कहलाएगा। ठीक, इसी प्रकार हम सेंडिंग एंड साइड के करंट को कंसीडर करेंगे, तो सेंडिंग एंड करंट जो है उस पॉइंट पर आकर दो भागों में बढ़ रहा है, मतलब IS इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, IR प्लस IC, मतलब रिसीविंग एंड करंट और कैपेसिटर करंट का जो समेशन है वो किसके बराबर है, आपका सेंडिंग एंड करंट के बराबर है। तो IS इज इक्वल्स टू IR प्लस IC। यहाँ पर आपने IC का मान निकाला है, तो IC का मान हम पुट करेंगे। ठीक, तो IS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IR प्लस IC की वैल्यू आपने पुट किया, VR प्लस IRZ बाई 2 इंटू एडमिटेंस। क्लियर, तो यहाँ पर हम अपने जो ब्रैकेट्स हैं उनको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, IS इज इक्वल्स टू VRY प्लस हमने IR को कॉमन कर दिया है, तो 1 प्लस ZY बाई 2 इन ब्रैकेट IR, और VS इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, सेंडिंग एंड साइड के लूप को आप जब कंसीडर करेंगे कि किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो क्या मिलेगा, VS इज इक्वल्स टू VC प्लस IS इंटू Z बाई 2। क्लियर, जिस प्रकार हमने रिसीविंग एंड साइड को कंसीडर करके किरचॉफ लॉ लगा के इक्वेशन बनाया था, उसी प्रकार हम प्राइमरी साइड के लूप को कंसीडर करके किरचॉफ लॉ लगाकर इक्वेशन बना रहे हैं। तो सेंडिंग एंड वोल्टेज का इक्वेशन हमें मिलेगा VC प्लस ISZ बाई 2। ठीक, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेंडिंग एंड करंट की वैल्यू को पुट करेंगे, तो VS इज इक्वल्स टू क्या है, VR प्लस IRZ बाई 2 प्लस इन ब्रैकेट VRY प्लस IR 1 प्लस ZY बाई 2 इन ब्रैकेट Z बाई 2। हमने क्या किया कि जो IS का वैल्यू था VC और IS के मान को हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 5 में पुट किया, मतलब इक्वेशन 1 से VC का, इक्वेशन 1 से हमने क्या किया, VC को वैल्यू उठाया, और इक्वेशन 2 से हमने इक्वेशन 4 से हमने IS की वैल्यू को उठाया और यहाँ पर पुट कर दिया। क्लियर, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को हमने इक्वेशन नंबर 5 में पुट किया, VC का मान और IS के मान को हमने इक्वेशन नंबर 5 में रखा, तो हमें जो इक्वेशन नंबर 6 मिलेगा वो क्या मिलेगा, VS इज इक्वल्स टू VR इन ब्रैकेट 1 प्लस ZY बाई 2 प्लस IR इन ब्रैकेट 1 प्लस ZY बाई 4 इंटू Z। ये इक्वेशन नंबर 6 मिलेगा। अब हम जो हमारा वोल्टेज और करंट का जनरलाइज्ड नेटवर्क इक्वेशन होता है, VS इज इक्वल्स टू AVR प्लस BIR और IS इज इक्वल्स टू CVR प्लस DIR, इस इक्वेशन को हम अपने इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 4 से कंपेयर करेंगे। तो सेंडिंग एंड इक्वेशन को सेंडिंग एंड इक्वेशन से कंपेयर, सेंडिंग एंड करंट को सेंडिंग एंड करंट इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि जो जनरलाइज्ड नेटवर्क कांस्टेंट है ABCD, उनका हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा किसी भी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के नॉमिनल T नेटवर्क पे। तो हमें क्या मिल रहा है कंपेयर करने पे, A इज इक्वल्स टू 1 प्लस ZY बाई 2, B इज इक्वल्स टू 1 प्लस ZY बाई 4 इन ब्रैकेट Z, और C इज इक्वल्स टू एडमिटेंस, और D इज इक्वल्स टू 1 प्लस ZY बाई 2। तो यहाँ भी जो हमने कंपेयर किया और जो हमें कांस्टेंट मिले ABCD, तो आपको पता है कि सिमेट्रिकल फॉर्म में A इज इक्वल्स टू D होते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि A की जो वैल्यू है वो D की वैल्यू के बराबर है। तो ये हमारा जो था किसी भी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में ABCD कांस्टेंट निकालने का पहला पार्ट, कि जब हमने अपने मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को किस फॉर्म में रखा है, नॉमिनल T नेटवर्क में रखा है, तो उस कंडीशन पे कांस्टेंट A का मान क्या है, कांस्टेंट B का मान क्या है, कांस्टेंट C का मान क्या है और कांस्टेंट D का मान क्या है। जब आप नॉमिनल T नेटवर्क रखते हैं तो जो सीरीज के
एलिमेंट्स हैं रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस वो क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, और शंट के जो एलिमेंट हैं वो एक फॉर्म में रहते हैं। उसी प्रकार जब आप सेकेंड मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का सेकेंड फॉर्म देखेंगे नॉमिनल पाई नेटवर्क, तो इसमें क्या होता है कि जो सीरीज के एलिमेंट है वो अब एक समान रहते हैं और शंट के एलिमेंट क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। तो अब आप जो हमारा सेकेंड टॉपिक है नॉमिनल पाई नेटवर्क, उसमें ये जो सर्किट बना है आप इसमें देख सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं पिछले सर्किट से कि यहाँ पर जो अब सीरीज एलिमेंट हैं रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस वो कम्प्लीटली फॉर्म में है, उनको डिवाइड नहीं किया गया है, लेकिन जो शंट में कैपेसिटेंस था उसे अब हमने क्या किया है, दो भागों में बांट दिया है। तो ये एक प्रकार का जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये आपके पाई के स्ट्रक्चर है, इस कारण इसे हम नॉमिनल पाई नेटवर्क कहते हैं। क्लियर है? तो अब आप यहाँ पे जो सीरीज इम्पीडेंस है वो कम्प्लीटली होगा और जो शंट में जो इम्पीडेंस है वो एडमिटेंस फॉर्म में हाफ हो जाएंगे, C/2 और C/2। तो एक जो कैपेसिटर पे जो करंट आएगा वो सेंडिंग इन साइड के करंट से ICS कहलाएगा, और जो दूसरे साइड का कैपेसिटेंस है वो रिसीविंग इन साइड है, तो यहाँ पे जो करंट आएगा उसे हम ICR का नाम देंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो शंट एडमिटेंस है Y=JB, या जिसको हम लिखेंगे J/XC, और रिएक्टेंस कैपेसिटर रिएक्टेंस जिसको हम बोलते हैं XC को, इसका मान हो जाएगा J/1/ωc/2। तो इजिकल्स टू क्या होगा, J/ωc/2, मतलब प्रत्येक कैपेसिटर का जो एडमिटेंस मान होगा वो क्या कहलाएगा, J/ωc/2, J/ωc/2। क्लियर? तो अब यहाँ पर हम जो करंट देख रहे हैं, करंट I इजिकल्स टू क्या है, जो आपके सीरीज इम्पीडेंस पे आ रहा है जिसको हम I का नाम दे रहे हैं, तो I इजिकल्स टू क्या है आपका, IR रिसीविंग एंड साइड करंट और रिसीविंग एंड साइड के कैपेसिटर पे जो करंट जा रहा है उन दोनों का समेशन होगा, मतलब I इजिकल्स टू क्या है आपका, IR प्लस ICR। ठीक, तो IR यहाँ पे ICR का जो मान होगा वो क्या होगा, VR, क्योंकि पैरेलल में आपको पता है कि वोल्टेज एक समान होते हैं, तो यहाँ पर कैपेसिटर पे जो वोल्टेज का मान होगा रिसीविंग एंड साइड कैपेसिटर पे वोल्टेज का मान रिसीविंग एंड वोल्टेज के बराबर, और सेंडिंग एंड साइड कैपेसिटर पे वोल्टेज का मान सेंडिंग एंड वोल्टेज के बराबर होगा। क्योंकि ये नोड से जुड़े हुए हैं, उनके बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे जो रिसीविंग एंड साइड का जो कैपेसिटर है वो उस पर जो वोल्टेज का मान होगा वो रिसीविंग एंड साइड के वोल्टेज के बराबर, और सेंडिंग एंड साइड कैपेसिटर पे जो वोल्टेज का मान होगा वो सेंडिंग एंड के वोल्टेज के मान के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो I है, I इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, IR प्लस VRY/2, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। उसी प्रकार सेंडिंग एंड जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, VS इजिकल्स टू VR प्लस IZ। क्लियर है? हम ये जो बीच का जो लूप है, मतलब आपका सीरीज इम्पीडेंस और दो कैपेसिटर के बीच का जो लूप है, इसमें हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा रहे हैं, तो हमें जो इक्वेशन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, VS इज इक्वल्स टू VR प्लस IZ। तो यहाँ पे VR प्लस IR, I का मान हमने निकाला, तो I इज इक्वल्स टू क्या है, IR प्लस VRY, इसको हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो IR प्लस VRY/2 इंटू Z, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, VS इंटू जो VR है उसको एक तरफ रखेंगे, VR इन ब्रैकेट 1 प्लस ZY/2 प्लस IRZ। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बनेगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हमने जो इम्पीडेंस था उस पर जो करंट आ रहा है I, उसका मान निकाल लिया। फिर हमने क्या किया कि ये जो दो कैपेसिटर और इम्पीडेंस के बीच का जो हमारा क्लोज्ड पाथ है, इस क्लोज्ड पाथ पे हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा के वोल्टेज इक्वेशन निकाल लिया। ठीक, फिर हम सेंडिंग एंड करंट निकालेंगे IS, तो IS इज इक्वल्स टू आपको दिख रहा है ये दो भाग में बटा है, एक ICS जो सेंडिंग एंड साइड कैपेसिटर में जा रहा है, और करंट I जो आपके सीरीज इम्पीडेंस पे जा रहा है। तो यहाँ पर सेंडिंग एंड करंट IS इज इक्वल्स टू क्या होगा, सीरीज इम्पीडेंस पे जो करंट जा रहा है I प्लस जो कैपेसिटर सेंडिंग एंड साइड पे लगा है उसमें जो करंट जा रहा है ICS।
तो आई एस इज इक्वल टू हो जाएगा आई प्लस वी एस वाई बाई 2। यहाँ पर हम आई का मान पुट करेंगे इक्वेशन 1 से और वी एस का मान पुट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमें सेंडिंग एंड करंट मिलेगा, हम यहाँ पे करंट आई और वोल्टेज वी एस के मान को पुट किया और सिंप्लीफाई किया। रिसीविंग एंड वोल्टेज के साथ जितनी सारी चीज़ें उनको एक साथ, रिसीविंग एंड करंट के साथ जितनी सारी चीज़ें उनको एक साथ रखा, तो हमें जो इक्वेशन मिला वो क्या है, आई एस इज इक्वल्स टू वी आर इन ब्रैकेट 1 प्लस जेड वाई बाई 4 इंटू वाई प्लस आई आर इन ब्रैकेट 1 प्लस जेड वाई बाई 2। तो इस प्रकार से हमने सेंडिंग एंड करंट का इक्वेशन भी निकाल लिया और सेंडिंग एंड यहाँ से वोल्टेज का इक्वेशन भी हमने निकाल लिया। अब हम अपने जनरलाइज्ड नेटवर्क कांस्टेंट से इक्वेशन से जो है वी एस इज इक्वल्स टू ए वी आर प्लस बी आई आर, आई एस इज इक्वल्स टू सी वी आर प्लस डी आई आर से कंपेयर करेंगे। तो हमें जो पाई नॉमिनल, किसी भी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के पाई नॉमिनल नेटवर्क में जो जनरल नेटवर्क कांस्टेंट है ए बी सी डी, उनका मान मिल जाएगा। तो ए का मान क्या मिल रहा है, ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई जेड बाई 2, बी इज इक्वल्स टू जेड, सी इज इक्वल्स टू वाई इन ब्रैकेट 1 प्लस वाई जेड बाई 4 और डी इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई जेड बाई 4। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि जो कांस्टेंट ए और कांस्टेंट डी है वो एक समान है और यहाँ पर बी जो है वो उसका मान इम्पीडेंस के बराबर और सी जो है वो एडमिटेंस इन ब्रैकेट 1 प्लस एडमिटेंस इंटू इम्पीडेंस डिवाइडेड बाई 4 है। यहाँ पर एक आपको फेज़र डायग्राम के द्वारा भी समझाया गया है कि इस फेज़र डायग्राम से भी आप देख कर ये बता सकते हैं कि किसी भी नेटवर्क कांस्टेंट में क्या वैल्यू आ रही है आपके जनरल नेटवर्क कांस्टेंट ए बी सी डी का मान। तो किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में, किसी भी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जो ए बी सी डी कांस्टेंट होता है उसका मान हम दो प्रकार से निकालते हैं। अपने ट्रांसमिशन लाइन को दो नेटवर्क में बताते हैं, एक होता है नॉमिनल टी नेटवर्क और दूसरा होता है नॉमिनल पाई नेटवर्क। तो यहाँ पर जो नॉमिनल टी नेटवर्क है उसमें सीरीज इम्पीडेंस को हम स्प्लिट करते हैं और शंट एडमिटेंस को एज इट इज़ रखते हैं, जबकि पाई नेटवर्क में क्या होता है कि सीरीज इम्पीडेंस को हम एज इट इज़ रखते हैं और शंट इम्पीडेंसेस को हम स्प्लिट करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। तो यदि आप दोनों प्रकार के नेटवर्क को देखेंगे, नॉमिनल टी नेटवर्क और नॉमिनल पाई नेटवर्क, तो दोनों में जो जनरल नेटवर्क कांस्टेंट का मान है वो आपको डिफरेंट दिखेगा। नॉमिनल टी नेटवर्क में जो जनरल नेटवर्क कांस्टेंट का मान है ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस जेड वाई बाई 2, बी इज इक्वल्स टू 1 प्लस जेड वाई बाई 4 इन ब्रैकेट इंटू जेड, सी इज इक्वल्स टू वाई और डी इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई जेड बाई 2। जबकि आपके नॉमिनल पाई नेटवर्क में जो वैल्यू आ रहा है कांस्टेंट का, ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई जेड बाई 2, बी इज इक्वल्स टू जेड, सी इज इक्वल्स टू वाई इन ब्रैकेट 1 प्लस वाई जेड बाई 4 और डी इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई जेड बाई 4। तो यहाँ पर आप दोनों नेटवर्क में जो कांस्टेंट का मान है वो आपको डिफरेंट दिखाई देगा। क्लियर है? तो आज के चैप्टर में मैं आशा करता हूँ कि आपको किसी भी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जो जनरल नेटवर्क कांस्टेंट है ए बी सी डी, उसकी वैल्यू समझ में आई होगी कि हम कैसे निकालते हैं। और आपको ये दोनों टॉपिक, नॉमिनल टी नेटवर्क और नॉमिनल पाई नेटवर्क में जनरल नेटवर्क कांस्टेंट के इक्वेशन या वैल्यू समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज हमारा जो है ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। होप सो आप सभी को सेकेंड चैप्टर में सभी टॉपिक, सभी जो चीज़ें बताई गई हैं समझ में आ गई होंगी। यदि इसमें किसी प्रकार का कोई भी डाउट है, किसी प्रकार की कोई चीज़ें या बात जो आपको समझ में नहीं आई है, तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, अपने ट्यूटोरियल क्लास में आप अटेंड करके पूछ सकते हैं और जो भी डाउट है वो सारे क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास से हम नए चैप्टर में आपको नई चीज़ों के बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू।